नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास कमला का प्रथम अध्याय। इसी तरह की कहानी और उपन्यास सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनिए एक कहानी रोज। उस दिन चूड़ामणि योग में गंगा स्नान करने का फल मैत्र महाशय को हाथों हाथ मिल गया। उस योग में गंगा स्नान ऐसा अव्यर्थ फल देने वाला है, यह प्रत्यक्ष देखकर हरनाथ मैत्र दोनों हाथों से छाती सिर पीटते हुए कलकत्ते से अपने गांव लौट आए। बात कोई ऐसी असाधारण नहीं थी। साधारणतः ऐसे अवसरों पर अक्सर जो कुछ हुआ करता है वही हुआ था। अर्थात उस दिन चूड़ामणि योग में गंगा नहाने जाकर हरनाथ अपनी ब्याही धरी जवान और सुंदर कन्या कमला को कलकत्ते में ही खो आए। हरनाथ की स्त्री के साथ उस योग में कुछ पुण्य संचय करने के लिए उनके गांव की और भी अनेक स्त्रियां आई थीं। नहाने के बाद परस्पर एक दूसरे के आंचल में गांठ बांधकर एक श्रृंखला बनाकर चलते चलते उन ग्रामीण स्त्रियों को एक जगह पर आकर रुक जाना पड़ा। वह एक चौराहा था। वहां पर बेशुमार भीड़ थी। उस जगह पर एक अंग्रेज पादरी कई सहयोगी देशी ईसाइयों के साथ बंगला भाषा में लेक्चर दे रहा था। वह कह रहा था, हे बंगाल के रहने वाले भाई बंगालियों, तुम कैसे आदमी हो? तुम्हें क्या साधारण बुद्धि भी नहीं? अगर गंगा में गोता लगा लेने से ही मनुष्य स्वर्ग में जा सकता, तब तो गंगा के भीतर हर वक्त रहने वाले मगर और मछलियां अवश्य ही स्वर्ग चली जाती और उनके अत्याचार से देवता लोग स्वर्ग छोड़कर भागने के लिए मजबूर होते। तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति क्या शैतान ने हर ली? जिस गंगा में नहाने से धोया हुआ कपड़ा मैला हो जाता है, उसमें नहाने से मन का मैल कैसे दूर हो सकता है? इत्यादि इत्यादि। साहब को घेरे इतने लोग खड़े थे कि उनके बीच से रास्ता करके निकल जाना एक तरह से असंभव था। सभी खड़े तमाशा देख रहे थे। कोई साहब के मुख से बंगला का उच्चारण सुनकर दंग हो रहा था, तो कोई साहब की युक्ति और तर्क सुनकर उसकी तारीफ कर रहा था। मैत्र महाशय स्त्रियों के आगे आगे रास्ता साफ करते हुए चल रहे थे और बीच बीच में घूमकर औरतों को सावधान करते जाते थे। इस जगह आकर वह घूमकर खड़े होकर चिल्लाकर औरतों से कह दी, खूब सावधानी से एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना। ठीक उसी समय एकाएक एक आदमी ने पादरी के ऊपर हाथ चला दिया। साहब की टोपी सिर से अलग जा पड़ी। साथ ही और कई छोकरे साहब के साथियों पर टूट पड़े। उसके बाद दोनों दलों में हाथापाई और मारपीट होने लगी। भीड़ तितर बितर होने लगी। लोगों के धक्के से कौन कहां किधर गया किसी का कुछ पता न चला। बेचारे हरनाथ धक्के पर धक्का खाते संभलते संभलते लगभग एक फलांग तक चले गए। पास ही घुड़सवार पुलिस का आदमी सड़क पर तस्वीर की तरह खड़ा सब देख रहा था। मारपीट होते देखकर वह घोड़े समेत भीड़ के भीतर घुस पड़ा। घोड़े से कुचलने के डर से लोग सिर पर पैर रखकर गिरते पड़ते भागने लगे। भीड़ काई की तरह फट गई। 5-7 मिनट के भीतर ही वह चौराहा बिल्कुल साफ हो गया। मैत्र महाशय ने किसी तरह सब औरतों को एक जगह जमा करके कहा, इधर चलो। इसी समय मैत्र महाशय की स्त्री ने स्वामी को पास बुलाकर धीमे स्वर में कहा, अजी कमला कहाँ है? वह नहीं दिखाई पड़ रही। हरनाथ ने कहा, अरे कैसी आफत है, गई कहाँ? सभी से तो बराबर कह रहा था सावधान होकर चलो, कोई छूट ना जाए। हरनाथ प्राणपण से शक्ति भर चिल्लाकर पुकारने लगे, कमला, ओ कमला, कमला। मगर कमला कहाँ? तब सब औरतों को एक जगह खड़ा करके हरनाथ कलकत्ता महानगरी के उस विशाल जन समुद्र में कमला को इधर उधर खोजने लगे। सिर पर गांधी टोपी और खद्दर का कुर्ता पहने स्वयं सेवक लोग औरतों के लिए गाड़ी वगैरह का बंदोबस्त कर दे रहे थे। हरनाथ ने उनसे जाकर अपनी विपत्ति का हाल कहा। एक स्वयं सेवक उनके साथ हो लिया। स्वयं सेवक को लेकर हरनाथ फिर सड़क की भीड़ में कमला को खोज करने लगे, किंतु 2 घंटे के लगभग गला फाड़ फाड़ कर कमला को पुकारने और दौड़ धूप करने पर कुछ फल न हुआ। अब हरनाथ लाचार होकर औरतों को लेकर डेरे पर गए और वहां उन्हें छोड़कर पुलिस में खबर देने गए। लगभग 1 महीने तक पुलिस, हरनाथ और स्वयं सेवक सबने मिलकर कलकत्ता शहर को छान डाला, लेकिन कमला का पता नहीं लगा। मतलब यह है कि जवान लड़की के कलकत्ते की राह में इस तरह गायब हो जाने पर बाप जो कुछ कर सकता था सो सब किया गया, लेकिन सब कोशिश बेकार गई।
हरनाथ के साथ जो औरतें पुण्य संचय करने आई थी उन्हें लेकर वह अपने गांव को लौट गए। बर्दवान जिले के किसी एक गांव में हरनाथ का घर था। अपने गांव में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा और नाम था। वह आदमी भी सीधे साधे थे, परंतु क्रोधी बड़े थे। मन में जो बात आए उसे कह डालने का उन्हें बहुत ही बुरा अभ्यास था। बातें बनाना जानते ना थे। उनके कई धनी यजमान थे। यजमानी ना करने पर भी उनकी जीविका चलने के और भी कई उपाय थे। हरनाथ के बाप दादा वगैरह पुरोहिती करके अच्छा धन कमाकर छोड़ गए थे। नगद रुपयों के अलावा उनके पास माफी की जमीन भी काफी थी। उसी की उपज और आमदनी से उनका निर्वाह मजे में होता जाता था। शास्त्र के अध्ययन और पूजा पाठ में हरनाथ की विशेष निष्ठा थी। सवेरे से शाम तक यजमानी का काम करते फिरने से उनके पूजा पाठ और शास्त्र चर्चा में बाधा पड़ती थी। इसी से उन्होंने कुछ चुने हुए घर अपने लिए रखकर बाकी घरों की पुरोहिती गांव के और ब्राह्मणों को बांट दी थी। उनके गांव में और भी कई घर ब्राह्मणों के थे, लेकिन उनमें से किसी की भी आर्थिक स्थिति हरनाथ के समान अच्छी नहीं थी। आपत्ति विपत्ति के समय हरनाथ सबके आड़े आते थे। सबको उनसे सहायता मिलती थी। इसी कारण गांव में उनके अनुकूल लोगों की कमी नहीं थी। गांव के लोगों की शाम की बैठक नित्य नियम पूर्वक हरनाथ के ही दरवाजे के चबूतरे पर हुआ करती थी। रोते रोते सीधे साधे हरनाथ ने कलकत्ते में कमला के खो जाने का हाल सब लोगों के आगे कह सुनाया, किंतु उन्होंने देखा कमला का हाल वहां कहने की जरूरत नहीं थी। कारण यह हाल गांव में सभी पहले से ही जानते थे। केवल इतना ही नहीं, हरनाथ जो जानते थे उससे बहुत अधिक उन लोगों को मालूम था। घर के भीतर आकर हरनाथ से अपनी स्त्री को पास बुलाकर कहा, कमला अगर मर गई होती तो इससे कहीं ज्यादा अच्छा होता। स्त्री के मुख से कोई शब्द ना निकल सका। पास ही पास पड़े हुए दो मर रहे रोगियों में से एक के मृत्यु यंत्रणा से आंत्रनाद कर उठने पर दूसरा रोगी जिस दृष्टि से उसकी ओर ताकता है, उसी तरह की दृष्टि से स्त्री ने एक बार अपने पति के मुख की ओर देखकर दूसरी ओर मुंह फेर लिया। स्वामी की इस मानसिक यंत्रणा में कोई सहानुभूति का शब्द उसके मुख से नहीं निकला। किस तरह क्या हो गया यह कुछ उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था। कई वर्ष पहले ब्याह के बाद विदा होते समय कमला ने कहा था, मैयारी मैं तुम्हें छोड़कर ना रह सकूंगी। उसके वही शब्द उस समय माता के कानों में गूंज रहे थे। 9-10 वर्ष पहले इस गांव में एक गृहस्थ के घर किसी स्त्री के कलंक की बात प्रकट हुई थी। उसी को लेकर गांव भर में अरसे तक खूब चर्चा रही। दलबंदी भी हो गई। यहाँ तक कि मामला अदालत तक जाने की नौबत आई थी। उसके बाद इधर कई वर्ष में ऐसी घटना नहीं हुई जिससे कोई उत्तेजना पैदा होती अथवा पर निंदा का अवसर हाथ आता। गांव के सरपंच और पर निंदा के प्रेमी नर नारी मन मारे दिन बिता रहे थे। इसी बीच कमला कलकत्ते में खो गई। पूर्वोक्त प्रकार के लोग फिर एकाएक सजग हो उठे। उसकी निर्जीव सी हो रही जीभ बहुत दिनों बाद मौका पाकर जैसे सजीव हो उठी। हरनाथ के दरवाजे की शाम की बैठक धीरे धीरे उखड़ने लगी। कर्मशः वहां का वह अड्डा टूट कर दूसरी जगह जाकर जमने लगा। कमला के बारे में नित्य नई नई बातों का आविष्कार होने लगा। अंत को एक दिन मालूम हुआ कि उसी गांव के योगेंद्र मित्र के पुत्र हरेंद्र भैया ने कमला को खिसका दिया है। हरेंद्र कलकत्ते में रहकर कॉलेज में पढ़ रहा था। पहले से ही उसके साथ कमला का सब ठीक ठाक हो गया था। छिपकर दोनों सलाह मशवरा करते रहते थे। अब की मौका पाकर दोनों चंपत हो गए। बहुत दिन पहले से ही कमला के साथ हरेंद्र का प्रेम था। दोनों छिपकर मिलते और भागने की सलाह करते थे और इस बात के कई साक्षी भी निकल आए। परंतु जमींदार योगेंद्र नाथ मित्र के भय से कोई उनके पुत्र के संबंध रहने के कारण इस बात को अब तक प्रकट करने की और इस बात को मुंह से निकालने की हिम्मत नहीं कर सका। फिर किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि कमला का मामला यहाँ तक पहुँचने की नौबत किसी दिन आएगी, लेकिन जब यहाँ तक नौबत आ गई तब चुप रहना अच्छा नहीं। इसी से शशि मुखर्जी ने एक दिन शाम को 15-16 आदमियों के आगे बहुत ही छिपकर यह गुप्त रहस्य प्रकट कर दिया। साथ ही साथ उसने सबसे यह भी कह दिया कि देखो भाई, बात किसी तरह जाहिर न होने पाए, नहीं तो योगेंद्र मित्र मेरी जान न बख्शेगा। तुम लोग जानते हो मैं उसके यहाँ नौकरी करता हूँ। शशि मुखर्जी गांव के जमींदार योगेंद्र मित्र के यहाँ खाता पत्र लिखने का काम करता था। कुछ दिन पहले गांव की एक अधेड़ कैवर्त जाति की विधवा के साथ शशि मुखर्जी के अनुचित संबंध की बात प्रकट हो पड़ी थी। हरनाथ मैत्र ने शशि के विरुद्ध घोर आंदोलन खड़ा कर दिया था। केवल इतना ही नहीं, ब्राह्मण होकर कैवर्त विधवा के साथ
अनुचित संबंध जोड़ने के अपराध के लिए उन्होंने शशि को सामाजिक दंड देने की भी चेष्टा की थी। इस कारण हरनाथ के ऊपर शशि बहुत ही चिढ़ा हुआ था। बहुत दिनों से हरनाथ को नीचा दिखाकर अपने अपमान का बदला लेने का सुअवसर ढूंढ रहा था। अब इतने दिन बाद यह मौका उसके हाथ लग गया। हरनाथ के उस व्यवहार का बदला लेने की गरज से उस दिन शाम की बैठक में शशि ने कमला और हरेंद्र के संबंध को जोड़कर जो बात कही वह उसकी एकदम कोरी कल्पना नहीं थी। हरेंद्र और कमला दोनों के घर पास पास थे। लड़कपन से ही दोनों में मेल था। एक ही गांव के दोनों बच्चे थे, पड़ोसी थे। बचपन से दोनों एक साथ खेले कूदे, साथ ही रहे। हरेंद्र के साथ गांव के और लड़कियों का भी मेलजोल था, किंतु घर से घर मिला रहने के कारण कमला के साथ उसकी अत्यंत घनिष्ठता हो गई थी। कमला के खो जाने की घटना घटित होने के कई वर्ष पहले एक दिन कोई बहाना करके हरेंद्र स्कूल नहीं गया था। दोपहर के समय उससे घर में बैठा भी नहीं रह गया। वह उठकर हरनाथ मैत्र के बाग में, जो उनके घर में ही शामिल था, दाखिल हुआ और एक अमरूद के पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़कर मजे से खा रहा था। इसी समय उसे दिखाई पड़ा कि कमला बाग के कोने में अकेली खड़ी एक कागज पढ़ रही है। कमला का ब्याह हो चुका था और वह भी ससुराल से लौटकर आई थी। हरेंद्र तुरंत ताड़ गया कि यह चिट्ठी किसकी भेजी है। यह अनुमान करते भी उसे देर नहीं लगी। अमरूद खाते खाते उसे ऐप पढ़ने की सूची। वह चुपचाप पेड़ के नीचे उतरा, दबे पांव कमला के पीछे पहुंचा और झपट्टा मारकर कमला के हाथ से चिट्ठी ले ली। चिट्ठी हाथ में आते ही दौड़कर कुछ दूर जा खड़ा हुआ। कमला इस चील झपट्टे में के लिए प्रस्तुत न थी। उसने घूमकर देखा, हरेंद्र उसकी चिट्ठी छीनकर भागा जा रहा है। पहले तो वह सिटपिटा गई। लज्जा के मारे उसके मुख से आवाज न लेगी। फिर संभल कर उसने कुछ रोष के साथ कहा, हरेंद्र दादा चिट्ठी दे दो, नहीं तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। परंतु हरेंद्र इस झपट का कुछ असर न पड़ा। वह निर्विकार चित्त से अमरूद खाता हुआ कमला को सुना सुनाकर चिट्ठी पढ़ने लगा। प्यारी कमला। अब कमला से नहीं रहा गया। वह तेजी से आकर चिट्ठी लेने के लिए हरेंद्र से लिपट गई। हरेंद्र चिट्ठी देना न चाहता था और कमला उसे ले लेना चाहती थी। दोनों एक में एक गुद गए। इसी समय उन्होंने देखा, बाग के बाहरी दरवाजे पर खड़ा शशि एकदम से यह लीला देख रहा है। शशि को देखते ही हरेंद्र ने चिट्ठी फेंक दी और एकदम वहां से दौड़ लगाई और कमला चिट्ठी उठाकर धीरे धीरे घर के भीतर चली गई। उस दिन हरेंद्र का सारा समय डरते डरते बीता। वह बार बार यही सोचता था कि उसने अपनी धुन में यह काम अच्छा नहीं किया। हरेंद्र के पिता बहुत ही कड़े मिजाज के आदमी थे। वह अगर किसी तरह जान पावे कि हरेंद्र कमला से चिट्ठी के लिए हाथापाई कर रहा था तो उसे मार मार कर अधमरा करके ही छोड़ेंगे। कमला से मेल करने के लिए, उसका क्रोध शांत करने के लिए हरेंद्र उसी दिन संध्या के समय उसके घर गया और अकेले में चुपके से उससे कहा, कमला किसी से कहना नहीं भाई। कमला का क्रोध उस समय भी बिल्कुल शांत नहीं हुआ था। उसने झंझना कर कहा, ना किसी से नहीं कहूंगी, ठहरो, मैं कल ही जाकर काकी से कह आऊंगी। तेरे पैरों पड़ता हूँ, अब तेरी कभी चिट्ठी नहीं छूनूंगा। बड़ी मुश्किल से कमला को ठंडा करके हरेंद्र अपने घर गया, लेकिन शशि की ओर से खटका लगा हुआ था। शशि का चेहरा बहुत ही कुरूप था। उस पर तुर्रा यह कि उसकी एक आंख भी फूली थी। गांव के सीधे लड़के आड़ में और दुष्ट लड़के उसके सामने ही उसे काना शशि कहते थे। हरेंद्र ने भी दो एक बार उसे काना शशि कहकर पुकारा था। हरेंद्र जानता था कि अब की अपनी मुट्ठी में पाकर काना शशि उसे सहज से ना छोड़ेगा, अवश्य बाप से पिटवाएगा। किंतु कई दिन दुश्चिंता में बिताने के बाद हरेंद्र ने जब देखा शशि उस बात को हजम ही कर गया तो उस तरफ से निश्चिंत हुआ। लेकिन शशि ने उस दिन जो कुछ अपनी आंख से देखा भूला नहीं। हरनाथ के ऊपर वह जैसा खींचा हुआ था, उससे तो वह उसी दिन कमला को बदनाम करने में से बाज ना आता। लेकिन मुश्किल यह थी कि इस मामले में उसके मालिक का लड़का भी शामिल था। इसी से उसका सब मंसूबा मिट्टी में मिल गया। शशि उस दिन के मौके की ताक में था। एकाएक उस दिन कमला के खो जाने से शशि को मौका मिल गया और उसने उस पुरानी घटना के आधार पर हरेंद्र के साथ कमला के भाग जाने का किस्सा गढ़कर गांव वालों को सुना दिया। योगेंद्र मित्र उस गांव के जमींदार थे। इस जमाने की शिक्षा पाकर भी वह इस नई शिक्षा पर बहुत नाराज थे। वह स्वयं सारी जमींदारी का कामकाज देखते थे, अपनी समझ ही को सर्वोपरि समझते थे। उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता था। अपने स्वभाव के कारण योगेंद्र बाबू को जीवन में अनेक बार हानि भी उठानी पड़ी थी, लेकिन उससे उनके स्वभाव में
कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। गांव के लोग उनको बहुत मानते थे, उनसे दबते थे। और संक्षेप में इतना ही कहना काफ़ी होगा कि उनके डर से बाघ और गऊ एक घाट में पानी पीते थे। लड़कपन में पिता की मौजूदगी में योगेंद्र बाबू कलकत्ते रहकर पढ़ते लिखते थे। एकाएक किसी कारण पढ़ना लिखना छोड़कर वह गांव को चले आए और बाप को जता दिया कि अब वह पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अपनी जमींदारी को देखेंगे। योगेंद्र बाबू के पिता पुराने जमाने के आदमी थे। लड़के की ऐसी मति गति देखकर वह नाराज नहीं हुए, बल्कि विशेष संतुष्ट होकर उन्होंने पुत्र को उसी दम जमींदारी का काम देखने भालने में लगा दिया। तभी से योगेंद्र बाबू अपनी जमींदारी आप चलाते आ रहे हैं। पिता के ना रहने पर उन्होंने अपनी जायदाद को पहले की अपेक्षा बढ़ाया ही है, घटाया नहीं। कलकत्ते के ऊपर वह खासकर नाराज थे। कलकत्ते के नाम से उन्हें चिढ़ थी। कलकत्ते का नाम सुनते ही वे ऐसी बातें करने लगते कि उन बातों को सुनकर बहुत ही सीधे साधे कलकत्ता वासी के लिए भी धैर्य की रक्षा कर कठिन हो जाती है। घर अपने गांव में उनकी प्रतिष्ठा प्रभुता की कोई हद ना थी, और अपने घर में बैठकर उनके पीठ पीछे भी उनकी निंदा का साहस किसी को ना होता। हरेंद्र जब स्कूल की पढ़ाई खत्म कर चुका, तब योगेंद्र ने अपनी ही तरह उसे भी जमींदारी के काम में लगाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ना जाने किस कारण से और ना जाने क्या सोचकर वह अपनी स्त्री के अनुरोध को मान गए और हरेंद्र को कॉलेज में पढ़ने के लिए कलकत्ता भेज दिया। हरेंद्र की इच्छा थी कि वह कलकत्ते जाकर कॉलेज में पढ़े, परंतु परीक्षा का फल प्रकाशित होने पर पिता ने कहा, अब तुम जमींदारी का कामकाज सीखना शुरू करो। पिता के मुंह पर उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कहने का साहस हरेंद्र को क्या, घर के किसी को भी ना था। फिर भी एक बार उसने माँ के मुख से अपनी मन की इच्छा पिता को जता दी। योगेंद्र का मिजाज क्यों इतना अच्छा था, यह उनकी स्त्री भी ना समझ सकी। उन्होंने एक तरह से निराश होकर ही यह अनुरोध स्वामी से किया था, लड़के को कलकत्ता पढ़ने के लिए भेजने की सिफारिश की, किंतु अर्जी पेश होते ही वह मंजूर भी हो गई। यह देखकर योगेंद्र बाबू की स्त्री को कुछ कम आश्चर्य नहीं हुआ। उनके मातृ हृदय में जैसे कोई भीतर से कहने लगा, उसका हरेंद्र भविष्य में निश्चय ही एक बड़ा आदमी होगा। इसी से भगवान ने दया करके उनके स्वामी को ऐसी सुबुद्धि दे दी। कमला के गायब होने की बात गांव के भले आदमियों में, यहाँ तक कि किसानों मजदूरों तक में फैल जाने पर भी गांव के जमींदार योगेंद्र मित्र से वह बिल्कुल ही छिपी रही। योगेंद्र बाबू बड़े ही कड़े मिजाज के आदमी थे। उनकी प्रखर और सतर्क दृष्टि से साधारण बात भी नहीं छिपी रह सकती थी, किंतु यह खबर ना जाने किस तरह उनके कानों को लांघकर एकदम अंतःपुर में जा पहुंची। जमींदार के घर की गृहिणी होने पर भी योगेंद्र की स्त्री उमा सुंदरी का अपना कोई व्यक्तित्व न था। योगेंद्र के कड़े मिजाज शासन की आबहवा में रहकर उस घर में किसी का व्यक्तित्व स्वतंत्र रूप से सिर उठाने का अवकाश ही नहीं पाता था। जैसे किसी वृक्ष की छांव में छोटे वृक्ष नहीं हो पाते, वह घर के भीतर और बाहर के ऐसे मालिक थे। वहाँ उमा सुंदरी के समान सीधी स्त्री के लिए खुद सोच समझकर कोई काम करने का उपाय नहीं था। उमा सुंदरी को जब यह खबर मिली कि उनका लड़का उस घर की बेटी कमला को लेकर भाग गया है, तब उन्हें बड़ी कड़ी चोट पहुंची। उन्हें भारी धक्का लगा। यह खबर वह स्वामी से कह नहीं सकती थी। स्वामी की यह खबर देना अपने हाथ अपना सर्वनाश करने या अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मारने के समान था। कारण योगेंद्र तो पहले लड़के को कलकत्ते पढ़ने के लिए भेजने को राजी ही न थे, केवल उमा सुंदरी के ही अनुरोध से पीछे राजी हुए। अब यह खबर पाकर वह हरेंद्र के लिए कैसे कड़े दंड की व्यवस्था करेंगे, इसकी कल्पना भी वह नहीं कर सकती थी। शायद गुस्से की हालात में वह लड़के को अपनी सारी संपत्ति के अधिकार से ही वंचित कर दे। अपना कोई व्यक्तिगत स्वतंत्र मत नजर नहीं आने पर भी वह माँ होकर पुत्र के लिए ऐसे कड़े दंड की व्यवस्था को कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। कभी उसके जी में यह आता था कि वह छिपकर हरेंद्र को चिट्ठी लिखकर यह अफवाह कहाँ तक सच है इसका पता लगाए तो अच्छा होगा। उसका मन किसी तरह यह विश्वास करने के लिए तैयार न होता कि उनका हरेंद्र ऐसा कुकर्म कर बैठा है। जिस आदमी ने यह खबर उमा सुंदरी को दी थी, उसने कहा था कि पहले ही कमला के साथ हरेंद्र का प्रेम था, किंतु माँ होकर वह अब तक इस गुप्त प्रेम का आभास नहीं पा सकी थी। यह सोचकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, संभव है ऐसा ही हो। कौन माँ अपने लड़के की चाल चलन के बारे में संदेह कर सकती है। हरेंद्र को लिखने की बात मन में आती ही एक समस्या उठ खड़ी। वह चिट्ठी लिख कौन देगा। उमा सुंदरी स्वयं तो पढ़ी लिखी नहीं थी, अगर कोई ऐसा विश्वस्त आदमी मिल भी जाए तो एक कठिनाई थी। योगेंद्र बाबू जब तक पढ़ ना ले और हुक्म न दे दे, तब तक कोई चिट्ठी ड्योढ़ी के बाहर जा नहीं सकती थी।
यह सत्य मिथ्या आशा निराशा की दारुण हलचल हृदय में लिए हुए उमा सुंदरी बेचैनी के साथ दिन बिताने लगी। जमींदार योगेंद्र बाबू के घर में उनके रिश्ते नाते की बहुत सी औरतें थीं, किंतु उनके साथ अपने लड़के के संबंध में इस विषय को लेकर सलाह या आलोचना उमा सुंदरी नहीं कर सकती थी। इस चिंता का उपद्रव और उसके कारण होने वाली मातृ हृदय की असहनीय यंत्रणा उन्हें अकेले ही सहनी पड़ रही थी। उधर हरनाथ मैत्री की स्त्री अर्थात कमला की माँ को जो मानसिक कष्ट था, उससे कुछ कम कष्ट उमा सुंदरी नहीं भोग रही थी। उमा सुंदरी का जी चाहता था कि एक बार कमला की माँ के पास जाकर इस रहस्य को अच्छी तरह समझा आवे। दोनों बहुएं बहुत कम उम्र में ही भी आकर ससुराल आई थी। नई बहू की उस असहाय अवस्था को से लेकर आज तक सुख दुख में दोनों पड़ोसियों की प्रीति बराबर बढ़ती चली जा रही थी। अकस्मात यह घटना हो जाने से अब उमा सुंदरी को हरनाथ की स्त्री के सामने जाते हुए मुंह दिखाते लज्जा मालूम पड़ने लगी। हरनाथ की स्त्री पहले प्रायः नित्य ही दोपहर के समय घर के काम काज से छुट्टी पाकर पास पड़ोस के घरों में चक्कर लगाया करती थी, किंतु तीर्थ स्थान से इतनी बड़ी लज्जा का बोझ सिर पर लादकर गांव में आने के बाद वह किसी के यहाँ नहीं जाती थी। कमला के मामले को लेकर गांव में जो एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ था, वह दिन बीतने के साथ ही साथ क्रमशः धीमा पड़ने लगा। गांव के बड़े बूढ़े लोगों ने पहले इस मामले को लेकर खूब उधम मचाए, किंतु जब इस घटना के साथ योगेंद्र मित्र के लड़के का नाम सुना तो एकाएक सब चुप हो गए। बूढ़ों से जवानों में यह चर्चा फैली कि फिर गांव के लड़के भी आपस में इसका प्रचार करने लगे। कमला का एक छोटा भाई था, उसका नाम था अरुण। अरुण हरेंद्र के भाई नरेंद्र के साथ गांव के स्कूल में एक ही दर्जे में पढ़ता था। बहन के कलकत्ते में खो जाने के बाद से घर में और बाहर जो आंदोलन चल रहा था, उसे समझने भर की समझ अरुण में मौजूद थी। वह इतना सयाना हो चुका था कि इस हालत के कारण कितनी लज्जा और कितनी सामाजिक लांछना या बदनामी माँ बाप वगैरह को भोगनी पड़ रही है तथा उनमें उसका हिस्सा कितना है, इस बात का अनुभव उसका रोम रोम कर रहा था। स्कूल के मास्टर पढ़ाते पढ़ाते तिरछी निगाह से या कभी कभी स्थिर दृष्टि से जब अरुण की मुख की ओर देखते अथवा सहपाठी लड़के जब उसकी ओर देखकर उसको दिखा दिखा कर आपस में चुपके तरह तरह की बातें करते, तब वे बातें कान में ना सुन पाने पर भी अरुण के हृदय में ऐसी जगह पर मर्म स्थल में चोट पहुंचाती थी कि उसकी वेदना से वह बेचारा बेचैन हो उठता। हृदय के भीतर लज्जा और अपमान का यह दारुण बोझा उसे अकेले ही उठाना पड़ता था। कारण उसकी जैसी हालत थी और जैसी कम उम्र थी, उसमें ऐसा जिगरी दोस्त मिलना कठिन ही था जो उसके बाप का दुख भटाता, ये सहानुभूति प्रकट करके उसे शांत करता। अरुण अपने माँ बाप से भी अपनी बहन के बारे में कुछ पूछ नहीं सकता था। उसके माता पिता जो अकथनीय मानसिक कष्ट भोग रहे थे, उसे वह दोनों वक्त अपनी आंखों से ही देख पाता था। वह इतना तो समझता था कि अगर इसके बारे में मैं उनसे कुछ भी पूछूंगा तो उन्हें ज़्यादा कष्ट होगा। यही सोचकर वह चुप रहता था। अरुण की बहन और नरेंद्र के बड़े भाई का नाम लेकर लोग जो निंदा करते थे, उससे अरुण और नरेंद्र की एक सी हालत होनी चाहिए। पहले यह बात गांव में फैली थी, तब अरुण की देखा देखी नरेंद्र को भी लज्जा मालूम होती, किंतु कुछ दिन बाद दर्जे के और लड़कों ने नरेंद्र को समझा दिया कि इसमें उसे कोई शर्माने की बात नहीं। कारण जिस पक्ष में स्त्री होती है उसी पक्ष के लिए लज्जा होनी चाहिए, मर्द के लिए इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। क्रमशः ऐसा दिन भी आया जब क्लास के लड़के नरेंद्र के दादा की बहादुरी की तारीफ करने लगे। स्कूल लगने से पहले लड़के जमा होकर जब इसी बात की आपस में चर्चा करने लगते थे और बहादुर लड़का नरेंद्र की प्रशंसा के पुल बांधते थे, तब ऐसे दादा का भाई अपने को समझकर नरेंद्र भी मनी मन एक प्रकार से गर्व का अनुभव करने लगा। कभी कभी ऐसा होता कि क्लास के लड़के बैठे कमला के बारे में आलोचना कर रहे हैं, बीच में कोई लड़का गंदी दिल लगी की बात कर बैठता और लड़के एकदम अट्ठाहस कर उठते। कोई तो हंसते हंसते जमीन पर लौटने लगता। इसी समय धीरे धीरे उदास मुख लिए अरुण ने दर्जे में पैर रखा। एकाएक हंसी का वेग थम गया। कोई शैतान लड़का शायद उस समय हंसी को रोक नहीं सका, मुंह में कपड़ा देकर तिरछी नजर से अरुण की ओर ताक कर हंसता रहा। क्या बातचीत हो रही थी, किस बात के लिए सब लड़के बेदम होकर हंस रहे थे, यह ना जानने में भी अरुण को देर न लगती थी। कभी कभी ऐसा भी होता कि लड़के और किसी बात पर हंस रहे हैं, लेकिन अरुण यही समझता कि उसकी बहन की ही चर्चा चल रही है। इस तरह का अपमान पूर्ण लज्जाजनक जीवन बिताना क्रमशः उस बेचारे के लिए असत्य और असंभव हो उठा। अरुण ने अपने मन में निश्चय किया कि वह अब स्कूल न जाएगा,
किसी से कुछ ना कहकर अकेले ही कलकत्ते जाकर बहन का पता लगाने का पक्का इरादा उसने कर लिया। एक दिन सवेरे स्कूल जाने के समय अरुण ने अपनी माँ से स्पष्ट कह दिया कि अब वह स्कूल नहीं जाएगा। पढ़ने लिखने में उसका खूब मन लगता था और लड़कों की तरह उसने स्कूल जाने में कभी आपत्ति नहीं की। उसके मुंह से स्कूल छोड़ने की बात सुनकर माँ ने कहा, अरे स्कूल क्यों नहीं जाएगा, क्या हुआ? इस प्रश्न का कोई उत्तर ना था। क्या हुआ यह सभी जानते हैं, लेकिन वह बात अरुण अपनी माँ से तो नहीं कह सकता था, इसलिए कुछ जवाब न देकर वह चुप ही रहा। तब माता ने पुत्र के सिर पर हाथ फेरकर आंसुओं से रूंधे हुए स्वर में पूछा, स्कूल क्यों नहीं जाओगे बेटा, हुआ क्या है? अरुण एकदम रो उठा, बोला, तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ माँ, मुझसे तुम स्कूल जाने को ना कहना। इतने दिनों से उसके ऊपर जो जुर्म हो रहा था, उसे जो अपमान और लज्जा का कष्ट उठाना पड़ रहा था, सो अब आज जोश में आकर उसने माँ को सुना दिया। लड़के के मुख से सब हाल सुनकर माता भी रोने लगी। मैत्र महाशय बाहर चबूतरे पर बैठे कुछ कर रहे थे। एकाएक लड़के का जोर से रोना सुनकर वह भीतर दौड़े आए। स्त्री के मुख से सब हाल सुनकर सन्नाटे में आ गए। उसके बाद धीरे धीरे घर से बाहर निकलकर चल दिए। योगेंद्र मित्र वैसे ही आकर अपने दफ्तर में बैठे थे। फर्श के ऊपर एक ऊंची जगह पर तकिए के सारे बैठे हुए तंबाकू पी रहे थे। सामने ही कुछ दूर पर फर्शी हुक्का रखा था। उनके चारों ओर 8-10 कर्मचारी थोड़े थोड़े फासले से बैठे अपना अपना काम कर रहे थे। उन कर्मचारियों के आसपास छोटे बड़े पतले मोटे तरह तरह के रजिस्टर खाता वगैरह खुले रखे थे। काम हो रहा था, सन्नाटा छाया हुआ था। इसी समय आंधी की तरह वेग से हरनाथ मैत्र ने उस बैठक खाने में प्रवेश किया। उनकी उस समय वह उग्र मूर्ति देखकर दफ्तर के सभी आदमी डर गए। दाहिने हाथ में जनेऊ लपेटे हरनाथ ने दूर से ही चिल्लाकर योगेंद्र बाबू से कहा, योगेंद्र बाबू, इसका कुछ प्रतिकार कीजिए। आप गांव के जमींदार हैं, हम सबके रक्षक। मैंने क्या अपराध किया है जो मेरे साथ अविचार हो रहा है? मुझ पर ऐसा अत्याचार किया जा रहा है, भैया मैं जानना चाहता हूँ। हरनाथ की बातचीत का ढंग और उग्र मूर्ति देखकर दफ्तर के सभी कर्मचारी उनके आने का कारण समझ गए। नहीं समझे केवल योगेंद्र बाबू। उन्होंने समझा शायद जमीन जायदाद के लिए किसी के साथ ब्राह्मण का झगड़ा हुआ है। योगेंद्र बाबू ने हरनाथ से कहा, आइए बैठ जाइए, इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? क्या बात है, खुलासा करके कहिए। हरनाथ की आंखों से उस समय जैसे आग बरस रही थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, खुलासा करके कहना होगा, क्या हुआ है? यह गांव का कौन आदमी नहीं जानता? योगेंद्र बाबू की आदत थी कि वह किसी भी बात को तूल देकर कहना पसंद नहीं करते थे। अधिक भूमिका सुनकर वह चिढ़ जाते थे। खींचकर अपने कर्मचारी की ओर देखकर उन्होंने कहा, मैत्र महाशय को किसने सताया है? तुम लोग किस मामले में, कुछ मालूम है तुमको? शशि मुखर्जी भी वहां मौजूद था। वह मालिक के सामने कभी नहीं बैठता था। वह एक कोने में ऐसी जगह बैठता था जहां योगेंद्र बाबू की नजर नहीं पड़ती थी। हरनाथ के इस तरह आने से उसका कलेजा धड़कने लगा। उसे जान पड़ा आज कुशल नहीं। शायद 7 पुश्त का पुराना मकान छोड़कर अब उसे इस गांव से भागना पड़ेगा। मन ही मन बारंबार देवताओं को स्मरण करता हुआ वह एकदम खाते पर झुककर अपना काम करने लगा। कर्मचारियों में से अधिकांश लोग उस समय एकदम जमीन से सिर लगाकर इस तरह खाता पत्र लिखने में लग गए जैसे उन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। 2-1 आदमी ने योगेंद्र बाबू का प्रश्न सुनकर ऐसा मुंह बनाया जिससे जान पड़ा कि बेचारे इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। योगेंद्र बाबू और खींच गए। उन्होंने हरनाथ से कहा, महाशय कोई भी तो कुछ नहीं जानता, साफ साफ कहिए। हरनाथ ने कहा, कमला का पता नहीं है, यह तो आप जानते हैं। योगेंद्र बाबू को इसकी अब तक कुछ खबर नहीं थी। उन्होंने अवाक होकर कहा, कमला क्यों, वह कहाँ गई? हरनाथ, कहाँ गई? आप ही के साहबजादे उसे लेकर कहीं भाग गए हैं। इसके बाद इसी सिलसिले में हरनाथ ने कमला के गायब होने का सारा इतिहास आदि से अंत तक कह सुनाया। जिंदगी भर में योगेंद्र बाबू को कभी इतना आश्चर्य नहीं हुआ था। सबसे बढ़कर उन्हें आश्चर्य इसलिए हुआ कि जिस बात को गांव के बूढ़े बच्चे सभी जानते हैं उसे वही नहीं जानते। उस पर मजा यह है कि उन्हीं के लड़के के साथ इस निंदनीय और ऐसी ही कितनी बातें इस गांव में खास उन्हीं के घर में हो रही हैं और वह उन्हें इसी तरह नहीं जान पाते। उन्होंने फर्शी का नल मुंह से हटाकर जमीन पर पटककर जोर से पुकारा, शशि बाबू। शशि बाबू उस समय कान पकड़कर अपनी बेवकूफ़ी के लिए मुंह पर थप्पड़ मार रहे थे और सत्यनारायण स्वामी से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान अब की जान बचा लो, नगद 5 आने करके कल ही कथा सुनूंगा। मालिक के मुख से अपना नाम सुनकर उठ खड़े हुए और हाथ जोड़े बलि के बकरे के समान कांपते हुए योगेंद्र बाबू के सामने हाजिर हुए। योगेंद्र ने कहा, इस बारे में जो कुछ तुम जानते हो सब खुलासा करके कहो। कोई भी बात छिपाई तो तुमको गांव से निकालकर बाहर करूंगा। जानते हो ना, मेरा नाम योगेंद्र मित्र है।
दफ्तर के सभी आदमियों ने समझा शायद आज उन सब की आंखों के आगे एक ब्रह्म हत्या होना चाहती है। सब चुपचाप शशि की इस गरुड़ के समान बनी हुई मूर्ति की ओर ताकने लगे। शाम की बैठक में सबके सामने उस दिन शशि ने गुप्त रूप से जो बातें इस संबंध में कही थी, इतने दिन बाद वे सब बातें इस समय उसे अच्छी तरह याद भी नहीं थी। उसने कांपते कांपते लड़खड़ाती हुई आवाज में कमला और हरेंद्र के संबंध में तुरंत एक नया इतिहास बनाकर कह डाला। शशि ने कहा, हरनाथ जब गांव लौट आए उसके बाद ही उसके ममेरे भाई का साला पश्चिम को जा रहा था। उसी गाड़ी में कमला और हरेंद्र एक साथ जाते देख उसने चिट्ठी लिखकर यह खबर दी। योगेंद्र बाबू एकदम आंख बबूला हो उठे। उन्होंने तख्त के ऊपर जोर से एक घुसा मारकर गरज कर कहा, उल्लू, यह बात आज तक तूने मुझसे क्यों नहीं कही? शशि गिरते गिरते बचा। उसने संभल कर 4-5 कदम पीछे हटकर कहा, हुजूर डर के मारे। योगेंद्र बाबू खड़े हुए और किसी से कुछ न कहकर घर के भीतर चले गए।